नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से आइकॉनिक टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आप सबका स्वागत है। वर्ल्ड मैपिंग हमने यूरोप को थोड़ा-सा देखा था, आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले देखना है कि ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पर, कैसा है? दरअसल मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और उसके बाद 7वें पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कहा जाए तो ओशनिया के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत प्रशांत महासागर में बहुत सारे फैले द्वीप, और वो द्वीप जो मूंगा से या ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं, उन सबको मिला के ओशनिया बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक हिस्सा है, और ये एक महाद्वीप के साथ-साथ एक देश भी है। तो हम सबसे पहले आज तो ऑस्ट्रेलिया को ही पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्थिति को देखेंगे सबसे पहले, कहाँ पर स्थित है। ये हाथ से बनाया गया मानचित्र है, और दरअसल थोड़ा समय बचाने के लिए ये थोड़ा समय पहले से बना लिया था। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ये है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर एक बड़ा-सा द्वीप है। विश्व का ये दूसरा बड़ा द्वीप कहलाता है, जिसे न्यूगनी कहा जाता है। न्यूगनी द्वीप ये, और इस पर 2 देशों का अधिकार है। एक पपुआ न्यूगनी नाम का देश है, और इसके पहले का आगे के हिस्से पर एरियन जाया कहलाता है, और ये इंडोनेशिया के अधिकार में आता है। इसका मानचित्र कुछ डायनासोर जैसा लगता है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, अब दिखेगा। आपको इसका मानचित्र जो लगेगा, डायनासोर जैसा ये मानचित्र है पपुआ न्यूगिनी का। और नीचे आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा हिस्सा नीचे दक्षिण में पड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, जिसे कहा जाता है तस्मानिया। ये भी इसी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया का राज्य है, स्टेट है। थोड़ा सा हम दूर चलेंगे पूरब में, तो यहाँ पर एक द्वीप समूह मिलता है, और इस द्वीप समूह को कहा जाता है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड आप जानते हो कि ये वो द्वीप समूह है जहाँ पर सबसे पहले मतलब यूरोपीय लोग ही जाकर बसे हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी यूरोपीय लोग जाकर ही बसे हैं, और ये आपका हो जाता है न्यूजीलैंड। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। इसकी खोज जिसने किया था, यूरोप का एक नाविक था, जिसे कैप्टन कुक कहा जाता था। इसलिए यहाँ पर आपको एक जल संधि नजर आएगी, कुक जल संधि। कुक कैप्टन कुक लगभग 1770 के आसपास इस महाद्वीप की खोज किए थे, और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर आए थे। ये जो ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यहाँ पर पहुंचे। बाद में पता चला इनको कि हमारे आने से पहले यहाँ पर एक नाविक आ चुके हैं, और वो यूरोप के ही हैं। उनका नाम कैब्रल तस्मान है। कैब्रल तस्मान के नाम से यहाँ पर तस्मान सागर है, और उन्हीं के नाम से ये ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया राज्य है। होबार्ट इसकी राजधानी। तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये ग्लोब पर स्थित कहाँ पर है। सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं, और इस ग्लोब पर देखने का प्रयास हो कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस धरती पर स्थित कहाँ पर। यहाँ पर आप देखिएगा,
अ, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसको 2 बराबर गोलार्धों में बाँटा जा सकता है। एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और हम बाँट किस चीज़ से रहे हैं? तो हम बाँट रहे हैं 0 अक्षांश से, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये 0 अक्षांश है और इससे ये बढ़ चुका है हमारा पृथ्वी 2 गोलार्ध में। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अक्सर आपको मैं कई बार बताया हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, कोई भी मानचित्र हो, उसका ऊपर का सिरा हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे का सिरा साउथ होता है। आपका दाहिना हाथ ईस्ट और बायां हाथ वेस्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि ये किस गोलार्ध में ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे 0 अक्षांश के, तो ठीक दक्षिण में नजर आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि आपको दिख रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। ये कंप्लीटली दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्सा इसका उत्तर में है और कुछ हिस्सा इसका दक्षिण में। इसका कंप्लीटली हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध में पड़ता है। मैं भी आपको बताऊंगा ये कैसे है। दरअसल शीतोष्ण कटिबंध में पड़ने का सबसे जो मुख्य रीजन है, कारण है, वो कारण ये है कि यहाँ से इस महाद्वीप से मकर रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती है। जो मकर रेखा है वो बिल्कुल मध्य से गुजरती है और इस कारण से ये महाद्वीप आपका ऊपर उष्ण में जाता है और नीचे का हिस्सा शीतोष्ण में आ जाता है। ठीक है? तो ये आपका 23.5 अक्षांश साउथ है, जिसको मकर रेखा कहा जाता है। और सूर्य का जो आप किरण पढ़ते हो, उसकी जो किरणें हैं धरातल पर हमारे जब आती हैं, तो 23.5 अक्षांश दक्षिण तक ही सीधी गिर सकती हैं और 23.5 अक्षांश उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी गिर सकती हैं। उसके ऊपर और ना ही मकर के नीचे ये लाइन सीधी विकिरण उसकी नहीं गिरती। तो ये भी ध्यान रखना है। और अब हमें देखना है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। तो सबसे पहले आप ये मेरे साथ फैक्ट नोट करते चलिएगा। आप स्थिति सबसे पहले लिखना है। तो स्थिति में क्या लिखना है, ये बातें आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना है अक्षांश के दृष्टिकोण से स्थित कहाँ पर है। तो जब आप अक्षांश के दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो 0 अक्षांश को ध्यान में रखा जाता है। अक्षांश के दृष्टिकोण दृष्टिकोण से तो आपका जवाब होना चाहिए दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, हमारी ग्लोब पर 0 देशांतर भी है। जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आप बता सकते हो। तो 0 देशांतर लाइन जो है, प्रधान माध्याह्न रेखा या कह सकते हैं जीएमटी लाइन इसे कहा जाता है। इससे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। तो ये 0 देशांतर हो गया। 0 देशांतर से जब आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है 2 गोलार्ध में ग्लोब बँटता हुआ। इधर का हिस्सा पूरब कहलाता है, इधर का हिस्सा पश्चिम कहलाता है। तो जब आप इस लाइन से देखेंगे, तो ये आपको पूरब में नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा 0 देशांतर के दृष्टिकोण से, 0 देशांतर के दृष्टिकोण से आपको बताना होगा यह
पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? अब उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ये स्थिति पता चल जाने के बाद हमें देखना होगा कि इसके आसपास वाटर बॉडी क्या है, ठीक? वैसे मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर है, नहीं तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप जैसा दिखता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस महाद्वीप के पूरब में जो महासागर पड़ता है, प्रशांत महासागर पड़ता है। इसके पूरब में ये ईस्ट है, प्रशांत महासागर। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है, जो आपका दाहिना हाथ है वो हमेशा ईस्ट होगा, जो बायां हाथ है वो वेस्ट होगा, ऊपर का सिरा नॉर्थ होगा और नीचे का सिरा साउथ होगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके चीजें आप बेहतर समझ पाओगे कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर दक्षिण में। तो अब यहाँ पर देखना है कि पूरब में प्रशांत महासागर और पश्चिम में आपको नजर आएगा हिंद महासागर। पश्चिम में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर नजर आता है, हिंद महासागर ये नजर आएगा। और जब आप देखेंगे दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में दक्षिणी महासागर पड़ता है, दक्षिणी महासागर, नदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन बोल सकते हैं आप, ये नजर आएगा। तो 3 महासागरों से घिरा ये महाद्वीप है, प्रशांत, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर। फिर आपके दिमाग में आता होगा कि नॉर्थ में, उत्तर में क्या है? उत्तर में हिंद महासागर का और कुछ प्रशांत महासागर के सागर हैं, छोटे सागर। देखो, महासागरों के जो स्थल के पास में वाटर बॉडी होती हैं, उनको सागर कहा जाता है, सी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हिंद महासागर का जो ये सागर है, इसे कहा जाता है तिमोर सागर। तो ये तिमोर सागर हो गया, इस तरफ नजर आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, अराफुरा सागर नजर आएगा, अराफुरा सागर ये है, ठीक है। और जब आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो प्रशांत महासागर का एक सागर है, कोरल सागर। आपको बताऊं कि कोरल इसका नाम क्यों है? बहुत सारे यहाँ पर कोरल रीफ मिलते हैं और यहाँ तक कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ यहीं पर देखने को मिलता है, इसी महासागर में देखने को मिलता है। ग्रेट बैरियर भित्ति के नाम से जाना जाता है। लगभग 2300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए इस सागर का नाम कोरल सागर है। इसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर भित्ति। ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके नाम ग्रेट शब्द इस्तेमाल किए गए और वास्तविकता में कुछ खास बड़े हैं, इसलिए लगा हुआ है। तो ये ग्रेट बैरियर भित्ति आप बता सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा, भित्ति माने दीवार होती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि कोरल रीफ होते क्या हैं, प्रवाल होते क्या है, प्रवाल भित्तियां होती क्या है। यहाँ पर एक चीज आप समझना, इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री के नॉर्थ में 23.5 डिग्री, जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ठीक है। और नीचे 23.5 अक्षांश मकर रेखा। तो ये बीच का जो क्षेत्र होता है, ये इसे कहा जाता है
इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्यान रखना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोरल रीफ होते हैं लगभग 2 से 250 मीटर गहराई समुद्र में होते हैं और ये उन्हीं जगहों पर होता है जहां पर समुद्र में कटक मिलते हैं या उथला हिस्सा मिलता है। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर आपके सामने एक चित्र है और इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखो, ये हिस्सा समुद्र का है, ये समुद्र है, ठीक है? और इसके भीतर बहुत सारे स्थल मिलते हैं जो, जैसे आपको स्थल पर उच्चावच देखने को मिलता है, वैसे समुद्र में भी उच्चावच, कहीं पर पठार, कहीं पर पर्वत, कहीं पर घाटी, कहीं पे भ्रंश, ये तमाम चीजें सागर में भी देखने को मिलती हैं। तो ये इस तरीके से जमीन पानी के हिस्से में भी देखने को मिलती है और ये गहराई उन क्षेत्रों में जहां पर कम है, वहां पर बहुत सारे प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट का अपना घर बनाते हैं, चूने चूना पत्थर का। और इनके ऊपर एक विशेष प्रकार का वनस्पति निवास करती है जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे आप कह सकते हो शैवाल, एल्गी। रंग बिरंगी शैवाल यहाँ पर इसके ऊपर आ जाती हैं और उसके बाद जब ये प्रवाल, ये जो बांबी बना हुआ है इनका घर, इसके अंदर जब यहाँ से शैवाल नष्ट होते हैं तो प्रवाल भी नष्ट हो जाते हैं, जीव भी मर जाते हैं। लेकिन वो जो बना हुआ बांबी है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो रह जाता है। उसके ऊपर फिर से ये नया मकान बनाते हैं, नया कवर बनाते हैं और ऐसे करते-करते कभी-कभी समुद्र के बाहर आ जाते हैं और इस तरीके से ये एक द्वीप जैसे नज़र आने लगते हैं। तो बहुत सारे प्रवाल से निर्मित द्वीप भी देखने को मिलते हैं। अब प्रशांत में तो बहुत हैं। आपके भारत में, हिंद महासागर में, अरब सागर में बहुत सारे छोटे-छोटे प्रवाल से बने द्वीप हैं, जिनको लक्षद्वीप कहा जाता है, मालदीव कहा जाता है। तो लक्षद्वीप तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। छोटे-छोटे द्वीपों का प्रवालों से निर्मित ये द्वीप समूह है। इस पे मनुष्य भी रहते हैं, रहन है, प्रवास है, जीव-जंतु भी हैं, वनस्पतियाँ भी हैं। तो ऐसे ही बनते हैं, ये बात आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल जो भित्ति है, उसका नाम है कोरल ग्रेट बैरियर भित्ति। ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर, कोरल सागर में ये पड़ता है, ठीक है? अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाड़ी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बे है या गल्फ है या बाइट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्या है, इसका मुहाना थोड़ा-सा सकरा है और भीतर का हिस्सा थोड़ा-सा चौड़ा और गहरा है। तो ये क्या है, गल्फ है। ये, और ये गल्फ कौन-सा है? जिसे कह सकते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। हिंदी में आप बोल सकते हो कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो ये याद रखना, ये एक खाड़ी है, कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है यहाँ पर और बहुत बड़ी खाड़ी है, ठीक है? और यहाँ पर जब आप आएँगे तो इस तरफ आएँगे, यहाँ पर प्रशांत महासागर में, तो यहाँ पर इसका तट 90 मील बीच कहलाता है, 90 मील बीच कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इसकी लंबाई 90 मील है, बस इसका नाम है 90 मील बीच। और ठीक जस्ट इसके अपोजिट इस तरफ आपको देखने को मिलता है 80 मील बीच। तो यहाँ पर ये भी नज़र आएगा, 80 मील बीच, ये नज़र आएगा। फिर उसके बाद एक खाड़ी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी और इस खाड़ी को कहा जाता है यहाँ पर
यहाँ पर ध्यान से देखना भाई। सेंट जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, सेंट जोसेफ या जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। देखिए सारे नाम यूरोपियन हैं और ये यूरोपियों ने खोजा था। क्या इस पर कोई मानव नहीं रहते थे पहले? तो यहाँ मानव रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जियंस कहा जाता है। ये बात बेहतर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के? ये चीजें नोट कर लीजिएगा। मूल निवासियों को एबोर्जियंस कहा जाता है। मूल निवासियों को एबोर्जियंस कहा जाता है। एबोर्जियंस कहा जाता है। ये याद रखना है, ये अक्सर सवाल बड़ी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपको भी ध्यान रखना हो। तो ये हो गया आसपास का क्षेत्र। अब इस तरफ आते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर एक आपको बाइट नजर आती है। बाइट भी खाड़ी होती है। आपने देखा हो, जैसे एप्पल को आप काटते हो तो कहते हो एक बाइट कर लिए। वैसा ही ये कुछ संरचना है जो कटा हुआ है, इसे बाइट कहा जाता है। खाड़ी का स्वरूप ये भी होता है। इसे कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो यहाँ भी शब्द लगा हुआ है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये भी दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कुछ जल संधियां हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ गिनी चुनी। जैसे हम सबसे पहली बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा पृथक होता है पपुआ न्यूगिनी से। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये हिस्सा आधा इधर का ये कहलाता है पपुआ न्यूगिनी, और इस तरफ का हिस्सा जो है ये कहलाता है एरियन जाया। ध्यान देना इस पर, ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया का है, इसे कहा जाता है एरियन जाया। यहाँ पर ये जो हिस्सा है एरियन जाया के नाम से जाना जाता है, एरियन जाया। अगर आपसे पूछा जाए एरियन जाया क्या है, आपको बताना होगा न्यूगनी जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है न्यूगनी। ठीक है, न्यूगनी। न्यूगनी द्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो एरियन जाया कहलाता है, और इसका जो ये जो पश्चिमी हिस्सा है एरियन जाया कहलाता है, और पूर्वी हिस्सा पपुआ न्यूगिनी नाम का एक कंट्री है। तो ये एक देश है, याद रखिएगा। कौन सा देश है? पपुआ न्यूगिनी। देखो, न्यूगिनी नाम का गिनी आपने सुना होगा, न्यूगिनी गिनी तो आपने सुना ही होगा। अफ्रीका का एक तट है, देश का नाम है। और यहां जब इसकी खोज हुई तो इसका नाम न्यू गिनी रखा गया। ठीक है, समझ रहे हैं? इसकी राजधानी मोरशबी है, यहाँ पे पड़ता है मोरशबी। तो मोरशबी इसकी राजधानी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो पपुआ न्यूगिनी, आपको मैं बताऊं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश में अगर जंगल है तो पपुआ न्यूगिनी में। वो आपकी बात
अलग होगी, ये ब्राज़ील में है, ये बात सही है, लेकिन एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र पूरा ढका हुआ हो, उसका प्रतिशत जो बढ़ के आता है सर्वाधिक होगा। इस प्रकार से पपुआ न्यू गिनी विश्व का सबसे घना वन वाला देश है। आपको बताऊं कि एबोरिजियंस जो मूल निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के, वो पलायन करना स्टार्ट किए जब यहाँ पर यूरोपियों का आगमन होना स्टार्ट हुआ। आपको बताऊं कि न्यूगनी नाम के जो जनजाति है, वो नरभक्षी प्रकृति की है। अब तो धीरे धीरे सिविलाइज हो रहे हैं, नहीं तो ये इनके पूर्वज जब मरते थे तो ये उनका दाह कर्म नहीं करते थे, उनको खाते थे। तो नरभक्षी प्रकृति के हैं और नरभक्षी उसे कहा जाता है जो अपनी ही जाति के लोगों को खाए, वो नरभक्षी कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक जल संधि हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर एक जल संधि मिलती है जिसे टॉरस जल संधि कहते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि टॉरस जल संधि क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना, टॉरस जल संधि किसको जोड़ता है और किसे अलग करता है। यहाँ अराफुरा सागर है, इधर कोरल सागर है। तो इन दो सागरों को जोड़ने का काम करता है टॉरस जल संधि। अलग किसे करता है, आप बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यूगिनी को अलग करता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक जल संधि और मिलेगा। इस जल संधि को कहा जाता है बास जल संधि। ध्यान रखना, ये बास जल संधि है और इस जल संधि से जो अलग हो रहा है, आप बता सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, स्टेट है, जिसका नाम है तस्मानिया। तो ये इसका एक राज्य है तस्मानिया, जो इससे अलग हो रहा है बास जल संधि से। जोड़ने का काम किससे करेगा, मैंने यहाँ पर एक भूल हो गई है। यहाँ पर एक सागर है जिसे तस्मान सागर कहा जाता है। तस्मान सागर मैंने आपको अभी बताया था, ये पुर्तगाल के नाविक थे कैब्रल तस्मान, जिन्होंने सबसे पहले इस महाद्वीप पर पहुंचे थे। उसकी पुष्टि सही ढंग से नहीं हो पाई, बाद में ये पुष्टि हो पाई और पुष्टि करने का काम यहाँ के कुछ निवासियों ने किया और बताया कैप्टन कुक्स को, जो इंग्लैंड के थे। बाद में ये उन्होंने स्वीकारा कि मेरे यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ पर कैब्रल तस्मान भी पहुंचे थे। तो इसका नाम तस्मान सागर और इसका नाम तस्मानिया। आप कह सकते हैं बास जल संधि तस्मान सागर को और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ छोटी सी नजर आएंगी, बड़ी चर्चित खाड़ियाँ हैं। और ये जो खाड़ी है, इसे स्पेंसर की खाड़ी कहा जाता है। स्पेंसर की खाड़ी, ये स्पेंसर की खाड़ी है। और जब आप थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी और नजर आएगी, इनकाउंटर की खाड़ी। इनकाउंटर की खाड़ी। और जब आप थोड़ा सा ध्यान और देंगे तो यहाँ पर आपको एक द्वीप नजर आएगा और इस द्वीप को कहा जाता है कंगारू द्वीप। ये द्वीप नजर आ रहा होगा और इस द्वीप को कहा जाता है कंगारू द्वीप। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह का भाव है कंगारू द्वीप। आपको बता दूं कंगारू एक पशु है और ऑस्ट्रेलिया में मूल निवास है, मूल प्रवास है। मूल रूप से कंगारू ऑस्ट्रेलिया का पशु है और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। और
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पशु भी है। कंगारू आप जानते हो, आगे के दोनों पैर छोटे और पीछे के बड़े। इनकी टेल पूँछ जो होती है बहुत मोटी और बड़ी, उस टेल के सहारे ये बैठते हैं। इनके नाभि के पास में एक थैली होती है, जिसमें अपने बच्चे को सँभाल कर रखते हैं जब वो नवजात होते हैं। धीरे-धीरे चलने-फिरने के बाद थैली से बाहर रखते हैं। तो ये सुरक्षा इनको मिला है कंगारू को थैली के रूप में। कंगारू गेहूँई रंग के होते हैं, हल्के से रेड, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा, ये महाद्वीप के हमने चारों तरफ की स्थितियाँ बताया, आपको तमाम चीज़ें बताई, और 2-3 बातें और बताने के बाद हम यहाँ का क्षेत्रफल वगैरह भी थोड़ा-सा देखेंगे, क्योंकि अभी क्षेत्रफल पे मैंने बातें नहीं किया। यहाँ पर ध्यान देना, एक चैनल है जिसे भूगोल का चैनल कहा जाता है। आप बहुत भूगोल पढ़े होंगे, और क्या आपने भूगोल का चैनल कहीं पढ़ा है? आज इससे ध्यान रखना, भूगोल का चैनल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे हिंद महासागर से बनता है। यहीं पर आपको भूगोल की खाड़ी भी नज़र आएगी। भूगोल की खाड़ी, आपने बहुत पढ़ा होगा भूगोल, बे ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल की खाड़ी भी आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे अब यहाँ का एरिया। देखिए, मैंने आपको बताया कि 7वां महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल क्या है? तो जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, जब हम क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है? ध्यान देना, पूरे विश्व का ये 5.9% क्षेत्रफल रखता है। पूरे विश्व के जितने भी भूभाग हैं, उन भूभाग में से ऑस्ट्रेलिया का जो भूभाग है, वो 5.9% है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ये कितना वैसे है, आंकड़े क्या हैं? तो ये लगभग आप 76,88,287 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है। अक्सर आपने कभी सुना हो, हमारे भारत के, उत्तर भारत के हिंदी भाषा में एक महान अ, हिंदी के विद्वान हुए, जो यात्रा वृत्तांत लिखते थे, पंडित राहुल संकृत्यायन। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों तक भारत का इंतजार करती थी ऑस्ट्रेलिया की धरती। दुर्भाग्य की भारतीयों को ऐसा माना जाता था कि ये समुद्र को पार करेंगे तो इनका धर्म, इनका समूल नष्ट हो जाएगा। और यही वजह रहा कि बर्मा युद्ध में तमाम भारतीय सेना जब युद्ध के लिए समुद्र के रास्ते से गई, तो घर वापसी में उनको भारतीयों ने घुसने नहीं दिया, उनके परिवार के लोगों ने, क्योंकि वो समुद्र लांघे थे, समुद्र से होकर आए थे। तो ये भी एक मिथक और अंधविश्वास वाली चीजें होती हैं, जो हमें बहुत पीछे छोड़ देती हैं और वक्त निकल जाता है। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया शायरी भी आपने सुना होगा, शेर है, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ गर जिंदगी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये तो नहीं पता ये किसका शेर है, लेकिन राहुल शंकर तैन ने अपने आ, उसमें प्रयोग किए हैं, कई लेखांशों में मैंने पढ़ा है उनके। तो ध्यान रखना, ये घूमने की बहुत ज़रूरत है। ज्योग्राफी आपका बेहतर तभी हो पाएगा जब आप बेहतर घूमेंगे, बेहतर नॉलेज पाएँगे, और चीज़ें आपको बेहतर ढंग से याद होंगी। अब यहाँ का क्षेत्रफल हो गया, और मैं 2-3-4 बातें आपको बताऊँ। ऑस्ट्रेलिया प्यासी धरती की भूमि कहलाती है, ये भी बातें आपको ध्यान रखना होगा।
प्यासी लिखते चलिएगा मेरे साथ भाई। प्यासी धरती की भूमि इसे कहा जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि यहाँ मरुस्थल बहुत मिलते हैं। मरुस्थल की भूमि कहा जाता है और मरुस्थल के कारण ही इसे प्यासी भूमि कहा जाता है। यहाँ बारिश नहीं हो पाती। इसके पूर्वी तट पर बारिश होती है। यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रेणी है ये। सबसे लंबी आपने पढ़ा है दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तर अमेरिका में रॉकी और तीसरी आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है और चौथी आपका हिमालय। हिमालय चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना होगा। मरुस्थल की भूमि कहा जाता है। एक बात आपको और बताऊं, जहां पर्वत तो बहुत देखने को मिलेंगे लेकिन पर्वतों की इतनी विशेष हाइट भी नहीं है कि इस महाद्वीप में आपको बर्फ मिले। तो जो हिमानिया हैं या ग्लेशियर हैं, वो 7 महाद्वीप में किस महाद्वीप में बिल्कुल ग्लेशियर नहीं देखने को मिलते। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ग्लेशियर नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ ग्लेशियर नहीं पाए जाते। यहाँ ग्लेशियर नहीं पाए जाते क्योंकि पर्वतों की हाइट बहुत कम है। जितना ज़्यादा पर्वतों की हाइट होगी उतना ही तापमान गिरता जाएगा ऊंचाई के हिसाब से और वहाँ पर ग्लेशियर बनेंगे। तो यहाँ ग्लेशियर नहीं पाए जाते, ये भी ध्यान रखना। आपको बताऊं, इस धरती पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। लिखना, इस धरती पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके इर्द गिर्द प्रशांत महासागर में बहुत सारे ज्वालामुखी मिलेंगे लेकिन इस धरती पर, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आपको एक भी ज्वालामुखी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर जनसंख्या का 3 गुना भेड़ों की संख्या है। यहाँ भेड़ों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और जो भेड़ यहाँ पाई जाती है सैन मेरिनो नाम की भेड़ पाई जाती है। मेरिनो कह सकते हो, सॉरी, सैन मेरिनो तो एक कंट्री है यूरोप का। मेरिनो भेड़ होती है जो स्पेन से 1972-73 में इस देश में लाया गया और आज यहाँ पर इसकी नस्लें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो यहाँ की पॉपुलेशन की 3 गुना है, अधिक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इसका राजनैतिक मानचित्रण देखते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक राज्य नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिम में पड़ने वाला है तो इसे पश्चिमी राज्य कहा जाता है। ये कलर आपको दिख रहा होगा। इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ये पश्चिम में पड़ता है इसलिए इसे बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या यहाँ पर ना देखने को मिलेगी ज्यादा, बहुत कम देखने को मिलती है। केवल 2% जनसंख्या इधर दिखेगी पूरी 100% ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में। यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा है। किम्बरले का पठार यहाँ पर मिलेगा। किम्बरले का पठार आप जानते हो, ये महाद्वीप को बताया जाता है कि अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ और आपने अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका नाम का एक कंट्री मिलता है और वहां पर बहुत सारे खास करके किम्बरलाइट, किम्बरलाइट आप जानते हो किसके अयस्क है, तो हीरे का, डायमंड का अयस्क है। तो वहां पर किम्बरले की खान है, माइंस है, जहाँ से हीरा सोना ये तमाम चीजें निकलती हैं। वैसे यहाँ पर उसी से मिलता जुलता यहाँ पर किम्बरले का पठार नाम दिया गया है ये हिस्से में। और
इस हिस्से में बहुत ज़्यादा किम्बरलाइट निकलती है, कीमती चीज़ें। और आप समझ रहे हो किम्बरलाइट किसका इश्क है? तो हीरे का इश्क है। यहाँ बहुत बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। नीचे के हिस्से से सोना निकलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ आपको बताऊँ तो खनिज में बॉक्साइट पाया जाता है। हीरा भी निकलता है, सोना भी निकलता है, चाँदी भी निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फास्फेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फास्फेट आप जानते हो उर्वरक में यूज़ होता है। और जैसे आपने देखा है कि यहाँ के मरुस्थल में फास्फेट है। अटाकामा डेज़र्ट आपके दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप जानते हो नाइट्रेट से भी बहुत ज़्यादा उर्वरक बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के रसायन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम चलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी को भी लिखते चलते हैं। इसकी राजधानी का नाम है पर्थ। और ये सारी जो इसके प्रमुख शहर हैं, सब तटवर्ती इलाके में है। पर्थ एक ऐसा शहर है जहाँ पर फल प्रसंस्करण बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्रूट प्रोसेसिंग आप जानते हो, जैसे खाद्य प्रसंस्करण होता है फूड प्रोसेसिंग, वैसे ही ये फल प्रसंस्करण होता है। जैसे हम आमतौर पर भारतीयों ने आपने देखा है कि फलों को सीधा खाते हैं। आम है तो आम को सीधा काटेंगे, खा सकते हैं। सेब को सीधा कच्चा, पक्का जो भी है खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फलों को उसके जूस को निकाल कर पैक करके प्रसंस्कृत किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। इसी को बोलते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग। अ, ये फल प्रसंस्करण यहाँ होता है और खास करके खट्टे रसीले फल यहाँ पर मिलते हैं पर्थ में, जिनकी पैकिंग होती है। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जब आप देखेंगे तो एक राज्य ये नज़र आएगा। अब चूँकि ये दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिण ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। तो इस राज्य को क्या बोला जाएगा? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आपका। इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना होगा। इसकी राजधानी एडिलेड है। यहीं पे अंदर ही लिख दे रहा हूँ। तट पर ये भी है, बंदरगाह ये भी है। एडिलेड। एडिलेड इसकी राजधानी है। ठीक है। अब उसके बाद आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर आपको एक टेरिटरी मिलती है, यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और इसका नाम है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नदर सॉरी उत्तरी प्रदेश बोलते हैं। उत्तरी प्रदेश नदर्न टेरिटरी। तो इसकी राजधानी क्या है? पहले तो इसकी राजधानी डार्विन होती थी। अब इसकी राजधानी बदल चुकी है। इसकी राजधानी रम जंगल है। याद रखना भैया, इसकी अब राजधानी है रम जंगल। ठीक है। इसकी राजधानी अब रम जंगल है। ये भी एक बंदरगाह है। और जब आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टेट और नजर आएगा। और इस स्टेट को कहा जाता है, ध्यान रखना, इस स्टेट को कहा जाता है क्वींसलैंड। ये क्वींसलैंड है, ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का, क्वींसलैंड। देखिए, आप धीरे धीरे बना भी सकते हैं मेरे साथ। और जब भी आप पढ़िए, मानचित्र अपने साथ लेकर पढ़िए, बेहतर समझ पाएंगे। तो ये क्वींसलैंड है और क्वींसलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन। और इसी के बगल सीमा पर एक गोल्ड सिटी नाम का जगह है, वो भी बंदरगाह है। ब्रिस्बेन भी बंदरगाह है। सारे यहाँ पर शहर पोर्ट पर हैं, समुद्र के तट पर हैं। और ब्रिस क्वींसलैंड के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक
राज्य नज़र आएगा और इस राज्य को कहा जाता है न्यू साउथ वेल्स। ये न्यू साउथ वेल्स है। न्यू साउथ वेल्स यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन के भीतर तट पर उसी के ग्रेट ब्रिटेन जो पड़ता है, तो वहाँ पर एक वेल्स पड़ता है। ऊपर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और बगल में पश्चिम साइड में वेल्स पड़ता है। उसके ही जैसा जब यूरोपियों ने इसको खोजा, तो इसको न्यू वेल्स बोला और ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ये, इसको न्यू साउथ वेल्स कहा। न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल है, ध्यान रखना, ये भी समुद्र के तट पर लगा हुआ है और इसकी राजधानी का नाम है अ, दिमाग से उतर रहा है भाई। चलिए नीचे थोड़ा-सा देख लेते हैं, शायद अभी याद आ जाए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये एक स्टेट है इनका, जिसे कहा जाता है विक्टोरिया। और विक्टोरिया की राजधानी का नाम है मेलबर्न। मेलबर्न, ठीक है? ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत चर्चित शहर है। हाँ, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी याद आ गया भाई, सिडनी। दिमाग से उतर गया था भैया। याद था लेकिन दिमाग में कभी-कभी होता है, क्लियर नहीं रहता। मेलबर्न और सिडनी ये हो गए। और तस्मानिया इनका एक राज्य है और इसकी राजधानी का नाम है होबार्ट। होबार्ट, ये राजधानी। ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है, ये पूरी है और इसकी जो राजधानी है, उसका नाम क्या है? उसकी राजधानी का नाम है कैनबरा। और आपको याद रखना है कैनबरा किस राज्य की सीमा में है? याद रखना ये न्यू साउथ वेल्स की सीमा में है। कैनबरा जो है आपका ये न्यू साउथ वेल्स की सीमा में, तो ऑलरेडी कैनबरा एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, याद रखिए, यूनियन टेरिटरी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली यूटी है, वैसे कैनबरा भी यहाँ की केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तमाम बातें हमने आपको बताया। अभी बातें इसमें बहुत सारी हैं। ये तो एक राजनैतिक मानचित्र का ज्ञान मैंने आपको कराया है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूँगा टीजीटी पीसीटी एग्ज़ाम के लिए। और बहुत गहन चर्चा भी होगी, अभी तो बहुत बाकी है, शुरुआत अभी हुई है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है? फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।